डियर फ्रेंड, इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2000 सॉल्यूशन पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 31 से 40। क्वेश्चन नंबर 31 है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वी प्रोड्यूस। पहले मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम एक अनचार्ज बॉडी के पास, मान लो कोई अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी होने का मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज ही नहीं है, ये हो सकता है कि जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम एक दूसरी चार्ज बॉडी को पास में ला करके अनचार्ज बॉडी के उस बॉडी को चार्ज करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इसमें क्या होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, मान लो मैं एक पॉजिटिव रोड को पास में ला रहा हूँ, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव को। तो जो यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो इस रोड के पास आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, क्योंकि इनिशियली न्यूट्रल था तो पॉजिटिव पार्टिकल इससे दूर आ जाएंगे। और क्योंकि इनिशियली न्यूट्रल था तो जितने पॉजिटिव इंड्यूस हुए यहाँ पर उतने नेगेटिव भी तो इंड्यूस हो गए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट डायपोल मूवमेंट आपको गिवन है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर कितना होगा उसके एक्सिस पर। देखो, मैं आपको पहले फॉर्मूला समझा देता हूँ। मान लो कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पर अगर इसके एक्सिस के अलावा कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। और अगर कोई पॉइंट इसकी लाइन को, इसके एक्सिस को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है तो ई एक्सियल का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है 2 1/4πε0 p r की क्यूब। इसी को शॉर्ट में हम 2kp/r की क्यूब भी लिख सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r की क्यूब पर डिपेंड करती है। और जो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है जैसे इसका आधा कर दो, यानी कि इसका आधा मतलब kp/r की क्यूब। पोटेंशियल की बात करूँ तो पोटेंशियल यहाँ पर आता है kp/r², और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो रहता है 0 = 0। फिलहाल तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्सियल पॉइंट पर, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 इंटू में k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, p की वैल्यू तो गिवन ही है 4.5 × 10⁻⁻10, और नीचे 1 की क्यूब करना है, 1 की क्यूब 1 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा 9 × 18 18 इंटू में 4.5 इंटू में यहाँ पर 10 की पावर कितनी है 9, और यहाँ पर 10 की पावर -10, तो -1 बचेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब आप इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा 8.10 वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट होगी। तो ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनी न्यूक्लियस द इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू दिस मीटर इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड आफ्टर दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये क्या कन्फर्म करता है? पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डायरेक्टली इंक्रीज कर रहा है इनसाइड, तो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली उसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा होगा न्यूक्लियस के। और जैसे आप आउटसाइड पॉइंट पर आओगे, जैसे कि स्फीयर के लिए भी होता है, आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली आर के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। आर क्या है? रेडियस। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये कि ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस न्यूक्लियस के। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? डायमीटर को नहीं, चार्ज को नहीं, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, नो, चार्ज डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी? जब तक कि वो सरफेस पर ना पहुंच जाए। तो ये आर जो है यहाँ पर वो होगी 7 × 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर C1 C2 और C3 की वैल्यू गिवन है। C1 है 2 माइक्रोफेराड का, C2 भी 2 है, और ये है 1 माइक्रोफेराड का। ठीक है, आपको बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखो, इसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लो 2 कैपेसिटर सीरीज में है तो उनके लिए जो C इक्विवेलेंट आता है 2 के लिए, वैसे तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 होता है। इस तरह से आपको रेसिप्रोकली ऐड करना पड़ता है। लेकिन अगर सिर्फ दो कैपेसिटर है तो आप लिख सकते हो C1 C2 अपॉन में C1 + C2। ये कब के लिए मैं बोल रहा हूँ? सीरीज के लिए। और अगर 2 कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है या 2 से ज़्यादा भी हो तब उनको डायरेक्टली ऐड किया जाता है। तो C इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाएगा C1 + C2 + C3, आपको डायरेक्टली ऐड करना है। तो आप ये देखो C1 और C2 यहाँ पर दोनों किस में? ये दोनों है सीरीज में। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, ये दोनों सीरीज में, और इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो C3 के साथ हो जाएगा पैरेलल में। तो पहले C1 C2 का इक्विवेलेंट कितना है? क्योंकि दोनों सीरीज में है तो मैं मान लेता हूँ C12 इसको लिख रहा हूँ, वो कितना होगा? C1
इंटू में C2 अपॉन में C1 प्लस में C2, यानी कि 2 इंटू में 2 अपॉन में 2 प्लस 2, जो होगा 4 अपॉन में 2 तो 4 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 1। वैसे भी जब दो इक्वल कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट उसका किसी एक का आधा कर दो, यानी कि 2 का आधा 1 ही आएगा। ठीक है, C12 आ गया। अब C12 यहाँ पर है, इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है। उसके पैरेलल में C3 कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है, पैरेलल में है वो। ठीक है, तो पैरेलल में क्या करते हैं, सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए C12 को हम ऐड कर देंगे C3 में, यानी कि 1 प्लस 1 तो आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर C1 इज चार्ज टू पोटेंशियल V0। मतलब हमारे पास मान लीजिए कोई कैपेसिटर है C1, इसका पोटेंशियल आपको गिवन है V0 एंड देन कनेक्टेड टू कैपेसिटर C2, और बाद में इसको C2 से कनेक्ट किया जा रहा है। इफ बिफोर कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी U0 अगर है तो आफ्टर कनेक्टिंग इट इज U, बाद में कनेक्ट करने के बाद में U है, तो आपको बताना है U और U0 में क्या रिलेशन होगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², तो अगर मैं यहाँ पर U0 को लिखूँ, यानी कि इनिशियल एनर्जी जो होगी वो U0 के बराबर होगी, दिए हुए गिवन है। सो इट विल बी इक्वल टू हाफ C1 इंटू में V0 का स्क्वायर। अब U फाइनल किसके बराबर होगा, U फाइनल हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उससे पहले हमने क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कनेक्ट करा जा रहा है। तो देखो जब आप कनेक्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज पहले रहा होगा उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा। तो मैं लिखता हूँ कि Q इनिशियल बराबर होगा Q फाइनल के, Q का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ Q इनिशियल बराबर होगा C1 इंटू V0 के, और फाइनल पोटेंशियल को लेट से बाद में जब ये कनेक्ट कर दिया, मैं मान लेता हूँ VC कॉमन पोटेंशियल आ गया है, तो Q फाइनल कितना हो जाएगा, दोनों कैपेसिटर C1 प्लस C2 इंटू में फाइनल कॉमन पोटेंशियल VC। तो यहाँ से VC की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितनी आ जाएगी, C1 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू में V0। अब देखो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी UF में इसको लिख रहा हूँ, U फाइनल वो किसके बराबर होगी, हाफ नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि C1 प्लस C2 इंटू में कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, हाफ CV इंटू में VC का स्क्वायर। सो UF विल बी इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू में VC कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, यानी कि C1 का स्क्वायर इंटू में V0 का स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। और अगर आप ये देखें कि यहाँ पर इससे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो U फाइनल की वैल्यू आ जाएगी 1/2 C1 का स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ C1 इंटू में, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CV0 का स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, तो देखो इसको हम अलग अलग लिख रहे हैं, C1 अपॉन में C1 प्लस C2 और हाफ C1 V0 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें पता है वो कितनी है, वो बराबर है U0 के। तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ कि U फाइनल की वैल्यू आएगी, तो UF आ जाएगा C1 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू में U0, यानी कि फाइनल एनर्जी C1 अपॉन C2 इंटू में इनिशियल एनर्जी के इक्वल होगी। और देखो अगर आपको लॉस इन एनर्जी निकालना है तो U इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दें, क्योंकि जब आप दोनों वायर को कनेक्ट करोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा हीट एनर्जी में लॉस हो जाता है, तो फाइनल एनर्जी थोड़ी कम होगी। तो U इनिशियल कितना है, U0 के बराबर, माइनस U फाइनल कितना, C1 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू में U0। तो डेल्टा U या लॉस इन एनर्जी कितना आ जाएगा, U0 को आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप लिखेंगे 1 माइनस C1 अपॉन में C1 प्लस C2। सो C1 प्लस C2 माइनस C1, ये डेल्टा U आएगा U0 C1 प्लस C2 माइनस C1 अपॉन में C1 प्लस C2, तो ऊपर से C1 कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा U की वैल्यू आएगी C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू में U0। तो U फाइनल तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू U0 आएगी, जबकि चेंज कितना आएगा C2 अपॉन में, या लॉस कितना आएगा C2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब यहाँ पर बोला था आफ्टर कनेक्टिंग इट इज़ U, तो आफ्टर कनेक्टिंग U हमारा कितना आ गया, वो आ गया C1 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू में U0। ठीक है, जबकि ऑप्शन में ना यहाँ पर वैसे तो ये तीनों तो होंगे नहीं, यहाँ पर C2 अपॉन C1 प्लस C2 दिया हुआ है, तो एक्चुअली ये लॉस की बात हो रही है। अगर हम इस ऑप्शन को मानो तो वो लॉस बता रहा है, और अगर फाइनल होगा तो वो C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू U0 के बराबर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन हम यहाँ पर करेक्ट मारेंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रिंटिंग एरर यहाँ पर रही होगी।
नेक्स्ट है, इसमें से करेक्ट रिलेशन कौन सा होता है? तो अगर आप गॉस लॉ को अप्लाई करोगे तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो बराबर होता है ई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई प्लस पी। पी क्या? पोलराइजेशन वेक्टर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पर आपको चार्ज गिवन है और बताया है कि म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है, और ये डिस्टेंस कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो दो चार्ज अगर रखे हों आपस में आर डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो रहता है के Q1 Q2 अपॉन में आर, वेयर के इज 9 × 10⁹। तो पहले यहाँ पर पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इसको नाम देते हैं, ये पॉइंट ए, ये बी और सी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे कि ए और बी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ए और सी एक दूसरे के इंटरेक्ट करेंगे, और सी बी भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ए बी मतलब ए और बी, तो ये आ जाएगा के इंटू में दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर -4Q इंटू में यहाँ पर +2 इंटू में Q की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, के आर की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, इंटू में मतलब डिवाइड में आएगा इनका सेपरेशन जो कि ए है, प्लस अब यहाँ पर के ए सी की मल्टीप्लाई करो, ए और सी चार्ज की, तो -4Q और Q प्लस का अपॉन में ए, प्लस के इंटू में सी बी के बीच में +Q इंटू में +2Q अपॉन में ए। जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लो पहले तो मुझे के अपॉन ए इंटू में क्यू का स्क्वायर सब में कॉमन दिख रहा है, वैसे तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं बट कोई बात नहीं। तो मैंने क्यू स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, के और ए बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, -4 प्लस के -4 इंटू में 2, तो -4 दूनी 8, फिर यहाँ पर -4 इंटू -4, फिर यहाँ पर +2, तो ये आ जाएगा के क्यू का स्क्वायर अपॉन में ए। तो -8 4 12, 12 में से 2 जाएगा तो -10। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आएगी -10 के क्यू का स्क्वायर अपॉन में ए। एक बात तो क्लियर है, माइनस आएगी तो इन दोनों ऑप्शन को तो हटा देते हैं। अब सॉल्व करते हैं। -10 के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू तो गिवन है 1 × 10⁻7, 1 × 10⁻7 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में नीचे सेपरेशन कितना 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 10⁻²। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस के अब सिर्फ पावर को माइनस करना, देखो 9 तो आएगा, तो -9 इंटू 10 की पावर कितनी है यहाँ पर, ये 1, फिर +9 -14, यहाँ पर 7 दूनी 14 आएगा 14, और यहाँ पर -1 है तो वो +1 हो जाएगा ऊपर जा करके, तो यू इक्वल टू आएगा -9 इंटू में 10 की पावर, देखो 9 और 2 11, 11 में से 14 जाएगा तो -3, तो ये जूल में आंसर आएगा। तो अपना सही आंसर आ जाएगा -9 इंटू 10 की पावर -3 जूल, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पार्टिकल जिसका चार्ज Q नॉट है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन B। मैंने पार्ट 2 में इसको पूरा एक्सप्लेन किया था। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे v वेलोसिटी के साथ, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो होगी F = QV × B, V × B ना कि B × B, तो F = QV × B, ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल, मतलब करंट I फ्लो कर रहा है इसके सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0I अपॉन में 2 इंटू में रेडियस r। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2, μ0I अपॉन में 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ J इज सोलिनॉइड करंट डेंसिटी, देखो करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंटर कितनी होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सोलिनॉइड के लिए, सेंटर पे μ0 अब n को आप लिख सकते हो कैपिटल N अपॉन L भी लिख सकते हो, इंटू में I क्या है, करंट। तो मुझे क्या चाहिए, J चाहिए, तो एक काम करते हैं यहाँ पर ऊपर नीचे करंट से एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं एरिया से, ठीक है। तो B = μ0 NA अपॉन में L इंटू में I अपॉन ए क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा करंट डेंसिटी J। देखो एक बात तो क्लियर है यहाँ से क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड μ0 इंटू J तो आएगा, तो μ0 J यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में होगा, इसको भी हटा दो, और यहाँ पर हाफ आ रहा है तो हाफ भी नहीं आएगा। अगर मैं NaL को यूनिटी मान लूँ तो μ0 J आएगा, तो ऑप्शन 1 मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर आंसर रहेगा।